नमस्कार दोस्तों। आरबीएससी, एनसीईआरटी व हिंदी ग्रंथ अकादमी का निचोड़ किसके लिए? अध्यापक सीधी भर्ती रीट मेंस के लिए दोस्तों। राजस्थान भूगोल की ये क्लास नंबर 3 रहेगी, जिसके अंदर राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनके अंदर पहला भौतिक प्रदेश जो हमारा मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला है, उसके बारे में हमने क्लास नंबर 2 में अध्ययन कर लिया था। क्लास नंबर 3 ये भाग नंबर 2 रहेगा भौतिक प्रदेशों का, जिसमें थार का मरुस्थल, पूर्वी मैदान और जो आपके पठारी प्रदेश है उनके बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए रहेगी। बाकी की क्लासें हैं वो आपको जो प्लेलिस्ट बनी हुई है रीट मेंस राजस्थान भूगोल जियोग्राफी के नाम से वहां पर मिल जाएगी। जो साथी इनके नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं राजस्थान जीके के, जो आरबीएससी एनसीईआरटी हिंदी ग्रंथ अकादमी के बेस पर है ये नोट्स, ये आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिल जाएंगे दोस्तों। अदर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आप चाहते हैं या मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर नीचे इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, वहां पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज हम सबसे पहले जो देखेंगे आज की क्लास में वो देखेंगे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश दोस्तों। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आज की इस क्लास में। इसके बाद जो मैदानी है और जो पठारी है, जो 3 भाग है, 4 प्रदेशों में बांटा गया ना, 4 भागों में राजस्थान को 4 प्रदेश है, उनमें से एक हमने अरावली पर्वतमाला पहले देख लिए। ये 3 आज की इस क्लास में हम देखेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार अरावली के पश्चिम में स्थित 13 में से 12 जिले हैं जो मरुस्थलीय जिले हैं दोस्तों। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में गुजरती है लगभग मध्य से होकर, उससे पश्चिम की ओर 13 जिले स्थित है, जिनमें से 12 जिले हैं जो आपके किस में आते हैं, जो आपके मरुस्थलीय जिले हैं दोस्तों। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 61% भाग पर विस्तृत है। जो मरुस्थलीय भाग है, जो थार का मरुस्थल है, यह 61% भाग पर है, समझे आप। जहां राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है और यहां पर राजस्थान की जो जनसंख्या है वो 40% निवास करती है। 61% पर फैला हुआ है और 40% जनसंख्या मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करती है दोस्तों। आगे देखिए, इस प्रदेश की जो पूर्वी सीमा है वो आंशिक रूप से भौतिक प्रदेश यानी अरावली पर्वतमाला तथा आंशिक रूप से जलवायु के द्वारा 50 सेमी समवर्षा रेखा है उससे निर्धारित होती है। चाहे अरावली पर्वतमाला ले लो या 50 सेमी समवर्षा रेखा है वो ले लो, इनके द्वारा पूर्वी सीमा, जबकि जो पश्चिमी सीमा है वो रेड क्लिफ रेखा जो पाकिस्तान के साथ अध्यारोपित सीमा है उसके द्वारा निर्धारित होती है दोस्तों। 25 सेमी समवर्षा रेखा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में विभक्त करती है। देखिए, अरावली पर्वतमाला हमारे यहां से गुजरती है और यहीं से आपकी 50 सेमी समवर्षा रेखा गुजरती है। 25 सेमी समवर्षा रेखा की अगर हम बात करते हैं तो वो यहां से गुजरती है। अब देखिए, यह आपका मरुस्थल है। एक बार देखिए, यह जो आपका मरुस्थल है मित्रों, यह मरुस्थल है आपका। इसको देखिए, यह जो रेखा है ये 2 भागों में, एक भाग और 2 भागों में, 2 भाग। एक तो है थार का मरुस्थल या शुष्क प्रदेश, दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश या राजस्थान बांगड़ दोस्तों। समझ गए? चलिए, सबसे पहले हम थार का मरुस्थल है उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। थार का शाब्दिक अर्थ होता है मरुभूमि। क्या अर्थ होता है? मरुभूमि होता है, और इसे ही महान मरुभूमि भी कहा जाता है। महान मरुभूमि के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों। इसका विस्तार भारत व पाकिस्तान दोनों में पाया जाता है। भारत में थार के मरुस्थल का विस्तार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा व गुजरात में है दोस्तों। 4 राज्यों के अंदर भारत के अंदर जो थार का मरुस्थल है इसका क्या है? विस्तार है दोस्तों। राजस्थान मुख्य है, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और गुजरात। थार के मरुस्थल का 62% भाग है वो राजस्थान में विस्तृत है, और जो मुख्य रूप से जो मरुस्थल है वो कहां पर है? राजस्थान में। राजस्थान में थार का मरुस्थल है वो 62% है दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पर परमो कार्बोनिफेरस काल के सागर का विस्तार पाया जाता था। 33 सागर दोस्तों।
टर्सियनी काल के अंत में सागर के पीछे हटने तथा क्वाटरनरी काल में मानवीय गतिविधियों के कारण इस प्रदेश में मरुस्थल का क्या हो गया, विस्तार हो गया। तो यहां पे देखिए पर्बो कार्बोनिफेरस काल है ना, इसमें तो यहां पर था सागर। टर्सियनी काल आया, उसमें सागर हट गया, पीछे हट गया यहां से। और क्वाटरनरी काल है, उसके अंदर यहां पर मरुस्थल का विस्तार हो गया। दोस्तों यह जानकारी याद रखनी है। आगे चलते हैं मित्रों। पश्चिमी राजस्थान में पर्मो कार्बोनिफेरस जो काल है उसके प्रमाण भी पाए जाते हैं, जिनमें पहला है बाप बोल्डर बेड। पहला प्रमाण क्या मिलता है? बाप बोल्डर बेड। दोस्तों जोधपुर जिले के बाप क्षेत्र में पाए जाने वाले बोल्डर पर्मो कार्बोनिफेरस काल से संबंधित है तथा ये हिमवाहित है, बर्फ के द्वारा लाए गए हैं। दोस्तों दूसरा जो प्रमाण मिलता है वो मिलता है बादुरा बालुकास्म। जोधपुर जिले के बादुरा नामक स्थान पर जीवाश्म युक्त बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। बादुरा के अतिरिक्त बाप क्षेत्र में भी ये बालुकास्म पाए जाते हैं। तो बाप बोल्डर बेड व बादुरा बालुकास्म है, ये पर्मो कार्बोनिफेरस काल के प्रमाण है। दोस्तों आगे चलिए मित्रों, अब बात करते हैं शुष्क प्रदेश या थार का जो मरुस्थल है उसकी। दो भागों में बांटा ना हमने, तो शुष्क प्रदेश या थार का मरुस्थल। पश्चिम में रेड क्लिफ रेखा तथा पूर्व में 25 सेमी समवर्षा रेखा के मध्य शुष्क प्रदेश स्थित है। दोस्तों इस प्रकार हमने बांटा था, ये हमारी अरावली आ गई और ये 25 सेमी समवर्षा रेखा आ गई। तो ये जो मैं यहाँ पे देखिए आपके सामने ग्रीन कर रहा, जो है गहरा कर रहा हूँ, ग्रीन नहीं, ये भाग है जो आपके शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आता है। दोस्तों इस प्रदेश के अधिकांश भाग पर बालुका स्तूपों का विस्तार पाया जाता है। जो थार का मरुस्थल या शुष्क प्रदेश है वहां पर आपको यह मानकर चलिए कि आपको बालुका स्तूप अधिक मिलेंगे। दोस्तों स्थिति और आकार के आधार पर बालुका स्तूप कई प्रकार के होते हैं। जो मुख्य लगभग 10 प्रकार के बालुका स्तूप है एग्जाम की दृष्टि से, वो सभी हम यहां पर पढ़ेंगे। दोस्तों जिनमें पहला आ रहा है अनुदैर्ध्य या पौनानुवर्ती बालुका स्तूप। दोस्तों देखिए हवा की दिशा के समानांतर निर्मित होने वाले बालुका स्तूपों को पौनानुवर्ती बालुका स्तूप कहा जाता है। देखिए हवा की दिशा के समानांतर, हवा की दिशा के समानांतर जो बालुका स्तूप बनते हैं उनको कहा जाता है पौनानुवर्ती बालुका स्तूप। दोस्तों थार के मरुस्थल में ये बालुका स्तूप अधिक पाए जाते हैं। इन्हें रेत कटक, अलब स्तूप, रेखिक स्तूप या सीप कहा जाता है। जो पौनानुवर्ती बालुका स्तूप है इन्हीं को रेत कटक, इन्हीं को अलब स्तूप, इन्हीं को रेखिक स्तूप या इन्हीं को सीप है वो कहा जाता है। दोस्तों इन बालुका स्तूपों का निर्माण सामान्यतः एक ही दिशा में तीव्र वेग से चलने वाली पवन के कारण होता है। जब एक ही दिशा के अंदर तीव्र वेग, तेज गति के साथ जो पवन चलती है उसके कारण पौनानुवर्ती बालुका स्तूपों का निर्माण होता है। दोस्तों आगे देखिए पौनानुवर्ती बालुका स्तूपों के बारे में। इन बालुका स्तूपों की 2 श्रृंखलाओं के मध्य रेत मुक्त मार्ग पाया जाता है। 2 श्रृंखलाएं, लंबी 2 श्रृंखलाएं बनती है। तो जैसे एक श्रृंखला ये दूसरी श्रृंखला, तो बीच के अंदर जो ये जगह है ना ये रेत मुक्त है। दोस्तों समझे आप, जिसे क्या कहते हैं, कॉरिडोर कहा जाता है। ये कॉरिडोर किस काम में आता है? देखिए कॉरिडोर को सारा मरुस्थल में गासी के नाम से जाना जाता है। जो सारा का मरुस्थल है ना अफ्रीका वाला, वहां पर कॉरिडोर को गासी कहते हैं। क्या कहते हैं? गासी कहते हैं। दोस्तों इस कॉरिडोर से होकर मरुस्थलों में ऊंटों के काफिले चलते हैं, इसलिए इसे कारवां मार्ग भी कहते हैं। ऊंटों के काफिले, ऊंटों के कारवां यहां से चलते हैं, इसी वजह से इस कॉरिडोर को कारवां मार्ग भी कहा जाता है। दोस्तों पौनानुवर्ती बालुका स्तूप शुष्क प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भाग यानी जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में अधिक पाए जाते हैं। ये पहले बालुका स्तूप हो गए। अगले जो बालुका स्तूप है वो है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। दोस्तों हवा की दिशा के समकोण पर निर्मित होने वाले चापाकार बालुका स्तूपों को अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहा जाता है। जो हवा की दिशा होती है
उसके समानांतर, ये हवा चल रही है और इसके समानांतर बालू का स्तूप बन जाए तो उनको कहेंगे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। यह बालू का स्तूप शुष्क प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग यानी बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में अधिक पाए जाते हैं दोस्तों। इन बालू का स्तूपों का निर्माण मंद गति से प्रवाहित होने वाली पवन के द्वारा होता है। जो पवनानुवर्ती बालू का स्तूप थे वो तेज गति की पवन के द्वारा होते थे, जबकि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है ये मंद यानी धीमी गति की जो पवन होती है उसके द्वारा इनका निर्माण होता है दोस्तों। तीसरा बालू का स्तूप आता है वो है बरखान या अर्धचंद्राकार दोस्तों। यह अनुप्रस्थ प्रकार के स्तूपों का ही विशिष्ट प्रकार है दोस्तों, जिनका आकार अर्धचंद्राकार या नवचंद्राकार होता है दोस्तों। जो बरखान है, जो हमने अनुप्रस्थ पढ़े ना, जो मंद गति से समकोण पर बनते हैं, उन्हीं का प्रकार है। अब देखिए जो बरखान या अर्धचंद्राकार है इनका आकार होता है अर्धचंद्राकार जैसा। ये सर्वाधिक गतिशील होने के कारण सर्वाधिक हानिकारक होते हैं और जो शेखावाटी प्रदेश में अधिक पाए जाते हैं दोस्तों। लघु यानी छोटे गड्ढों के पीछे निर्मित होने वाले बरखान प्रकार के बालू का स्तूपों को लूनेट कहा जाता है। देखिए ये हमारी जमीन है, यहां पर एक छोटा सा गड्ढा हो गया और ये आपकी जमीन है, हवा चलेगी, यहां से कटाव लगेगा और यहां पर बालू का स्तूप बन जाएगा इस प्रकार। तो इसको क्या कहा जाता है, इस बालू का स्तूप को लूनेट कहा जाता है। क्या कहते हैं, लूनेट दोस्तों। चौथा बालू का स्तूप आता है वो है पैराबोलिक या परवलयिक बालू का स्तूप। महिलाओं की हेयरपिन के समान आकृति वाले बालू का स्तूपों को पैराबोलिक बालू का स्तूप कहा जाता है। महिलाओं की हेयरपिन होती है उसी आकृति के ये पैराबोलिक बालू का स्तूप होते हैं दोस्तों, और ये मरुस्थलीय प्रदेश के अधिकांश जिलों में आपको मिल जाएंगे। जो पैराबोलिक या परवलयिक बालू का स्तूप है ये मरुस्थलीय जिलों में लगभग सभी जिलों में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला बालू का स्तूप आ रहा है जिसका नाम से ही आपको पता चल जाएगा, तारा बालू का स्तूप। तारा कैसा होता है, जैसा तारा होता है वैसा ही ये बालू का स्तूप है दोस्तों, इस प्रकार का। 3 से अधिक बार निकली हुई भुजाओं वाले बालू का स्तूपों को तारा बालू का स्तूप कहते हैं। अब देखिए 3 भुजाएं भी, 4 भुजाएं भी, 5 भुजाएं भी, कितनी भी भुजाएं इनमें हो सकती है, लेकिन आकार तारे जैसा होता है। यह बालू का स्तूप जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ व पोखरण, जैसलमेर जिले का जो मोहनगढ़ व पोखरण क्षेत्र है वहां पर, इसके अलावा गंगानगर जिले का जो सूरतगढ़ है यहां पर आपको तारा बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे। और ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, यहां से सीधा क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम के अंदर। ये थे तारा बालू का स्तूप। 6वें बालू का स्तूप आ रहे हैं अवरोधी बालू का स्तूप दोस्तों। देखिए मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित किसी अवरोध, जैसे मकान हो सकता है, झाड़ी हो सकता है, पेड़ हो सकता है आदि के पीछे निर्मित होने वाले बालू का स्तूपों को अवरोधी बालू का स्तूप कहा जाता है दोस्तों। कैसे दोस्तों, जैसे ये हमारा मकान है, ये इधर से हवा चल रही है तो देखिए यहां से कटाव लगेगा और उधर से भी कटाव लगेगा और यहां पर आपके ये देखिए ये बालू का स्तूप बन जाएगा। इसको कहते हैं अवरोधी बालू का स्तूप। सब्रकाफिज बालू का स्तूप, यह भी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। छोटी झाड़ियों तथा घास के झुंड के पीछे निर्मित होने वाले बालू का स्तूपों को सब्रकाफिज बालू का स्तूप कहा जाता है। यह मरुस्थलीय प्रदेश में अधिकांश जिलों में पाया जाता है दोस्तों। जो सब्रकाफिज बालू का स्तूप है, जैसे यह हमारी झाड़ी है, यहाँ पे ये क्या है, हमारी एक झाड़ी है, ये झाड़ी है, ये धरातल है, तो हवा चलेगी, इसके साथ यहाँ से रेत भी आएगी साथ में, तो धीरे धीरे यहाँ पे जमा होगी, फिर यहाँ पे जमा होने लग जाती है और यहाँ पर ये देखिए बालू का स्तूप का निर्माण हो जाता है। इसको कहते हैं सब्रकाफिज बालू का स्तूप दोस्तों। अगला जो बालू का स्तूप आ रहा है वो है नेबका। झाड़ियों के पीछे निर्मित होने वाला बालू का स्तूप नेबका कहलाता है और यह भी राजस्थान के अधिकांश मरुस्थलीय जिले, सब्रकाफिज बोल दो या नेबका बोल दो, लगभग समान से हैं, समझे आप यहां पे। अगला है वेलबेक। मोटी रेत से बने हुए बालू का स्तूपों को वेलबेक कहते हैं। एक तो महीन, बहुत ही छोटे, बहुत ही महीन दानों के साथ रेत होती है, एक बड़े दानों की रेत होती है जो बजरी होती है, बजरी के आकार के जो दाने होते हैं उनको दोस्तों,
उनके द्वारा जो बालू का स्तूप बनते हैं उनको बोलते हैं वेलबेक बालू का स्तूप दोस्तों। अगला बालू का स्तूप आ रहा है, वो हमारे आ रहा है द्रास। वर्धाकार वेलबेक को द्रास कहते हैं। जो आपका वेलबेक है जो मोटी रेत से बनता है, अगर वो वर्धाकार बड़ा हो उसको वे द्रास कहते हैं। और दरियन, राजस्थान में पाए जाने वाले स्थानांतरित बालू का स्तूपों को दरियन कहा जाता है। आज यहां पर यह बालू का स्तूप है ना, कल ये बालू का स्तूप यहां पे मिलेगा, 5 दिन बाद में यहां पे जो बालू का स्तूप जगह चेंज करे उनको कहते हैं दरियन दोस्तों। आ गया समझ में। अब देखिए एक छोटी सी जानकारी आपके सामने, हमादा, रेग और इर्ग, ये 3 चीजें आपको याद रखना है। हमादा कहते हैं चट्टानी मरुस्थल को, रेग कहते हैं मिश्रित मरुस्थल जो रेतीला भी हो जो चट्टानों भी हो, और इर्ग कहते हैं जो रेतीला मरुस्थल होता है दोस्तों। हमादा चट्टानी मरुस्थल, रेग मिश्रित मरुस्थल, इर्ग रेतीला मरुस्थल दोस्तों। आ गया समझ में यहां पे। अब चलिए अब बात कर लेते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की। यह भी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी आपके लिए, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। जैसलमेर जिले की पोखरण व जैसलमेर तहसील, जैसलमेर जिले की पोखरण और जैसलमेर खुद तहसील, इसके अलावा जोधपुर जिले की फलोदी तहसील, बीकानेर पूरा का पूरा लगभग बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। पोखरण और जैसलमेर तहसील, फलोदी तहसील और बीकानेर का लगभग 50 के 60% भाग जहां पर बालू का मुक्त प्रदेश है, यानी बालू का स्तूप नहीं है। कारण यहां बलुआ पत्थर व चूना पत्थर की चट्टानें अनावृत पाई जाती है। यहां पर आपको या तो बलुआ पत्थर की चट्टानें मिलेगी या चूना पत्थर की चट्टानें मिलेगी दोस्तों। जैसलमेर शहर जुरेसिक काल के बलुआ पत्थरों पर विस्तृत एक चट्टानी मैदान है। जो जैसलमेर शहर है ना, जो जैसलमेर शहर है वो जुरेसिक काल के बलुआ पत्थरों पर विस्तृत एक चट्टानी मैदान है दोस्तों। जैसलमेर जिले में रामगढ़ से लेकर रेडक्लिफ रेखा तक पीले पत्थरों का उत्पादन किया जाता है। पीला पत्थर जैसलमेर जिले में है रामगढ़, रामगढ़ से लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है रेडक्लिफ रेखा है वहां तक आपको पीला पत्थर मिलेगा दोस्तों। आ गया समझ में। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं नाचना। कुछ गांव है, कुछ सीरीज है जो अच्छी है, क्वेश्चन बनते हैं। नाचना गांव जैसलमेर जिले में स्थित नाचना गांव मरुस्थल के विस्तार के लिए जाना जाता है। मरुस्थल विस्तार के लिए नाचना गांव जैसलमेर का प्रसिद्ध है। समगांव जैसलमेर जिले में स्थित समगांव राजस्थान का पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है। समगांव में बिल्कुल वनस्पति नहीं है दोस्तों। इसके लिए आगे बात करते हैं लाठी सीरीज। जैसलमेर जिले में पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक पाई जाने वाली भूगर्भीय जल पट्टी, देखिए पोखरण से लेकर मोहनगढ़, पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक दोस्तों ध्यान से देखिए, पोखरण से लेकर जो मोहनगढ़ तक भूगर्भीय जल पट्टी है उसी को लाठी सीरीज कहा जाता है। और यहां पर धरातल पर आपको सेवण घास, दामन घास, मुराद घास ये सभी मिलेगी देखने को। अगला है बट्टाड़ू का कुआं, यह है बाड़मेर में। बाड़मेर जिले में स्थित बट्टाड़ू का कुआं है, उसको राजस्थान का जलमहल कहा जाता है। बट्टाड़ू का कुआं राजस्थान का जलमहल कहां पर है? बाड़मेर में। कहां पर है मित्रों? बाड़मेर में स्थित है ये। आगे चलिए मित्रों, आगे आ रहा है पीवड़ा। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली सर्प की एक विषैली प्रजाति है जो अगर शरीर को डस लेता है तो मुंह के अंदर एक बड़ा सा छाला होता है, अगर वो छाला जब फटता है तो उसका जो अंदर विषैला होता है वो अगर अंदर चला जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। बात कर लेते हैं तल्ली की। बालू का स्तूपों के मध्य पाई जाने वाली तल्ली, बालू का स्तूपों के मध्य पाई जाने वाली निम्न भूमि को तल्ली कहा जाता है। इसे ही थल्ली या ढांड भी कहा जाता है। चार ओर बालू का स्तूप है चारों ओर, और बीच के अंदर जो निम्न भूमि होती है उसको क्या कहते हैं? थल्ली, थल्ली ढांड दोस्तों। आगे देखिए, आगे आ रहा है टाट या रन दोस्तों। तलियों में वर्षा के समय जल के एकत्रित होने से निर्मित अस्थायी झीलों को टाट या रन कहा जाता है।
ये देखिए इस प्रकार है। अब यहां पे देखिए इधर से वर्षा आएगी, इधर से वर्षा आएगी और यहां पर जल इकट्ठा हो जाएगा। इसी को टाट या रन कहा जाता है। ये अस्थायी झीलें पलाया झील कहलाती है। इन्हीं अस्थायी झीलों को पलाया झील कहा जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक पलाया झीलें हैं वो आपको जैसलमेर जिले के अंदर देखने को मिलेगी दोस्तों। आ गया समझ में। अगली चीज जो हमारे आ रही है वो है खड़ीन। शुष्क क्षेत्रों में निर्मित पलाया झीलों के एक और कच्ची मिट्टी की पाल का निर्माण कर दिया जाता है, तब इसे खड़ीन सिंचाई कहा जाता है। शुष्क क्षेत्रों में जो हम पलाया झीलें बना रहे हैं टीलों के मध्य, उनके एक और क्या करा जाता है, कच्ची मिट्टी की पाल बना दी जाती है और जो पानी वहां पर इकट्ठा होता है उसको सिंचाई में काम में लिया जाता है। उसी को कहते हैं खड़ीन सिंचाई की पद्धति का। खड़ीन सिंचाई की पद्धति का विकास 15वीं शताब्दी के अंदर पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा किया गया था, जो वर्षा जल संग्रहण की एक परंपरागत पद्धति है। कौन सी? खड़ीन दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। तो यह था थार का मरुस्थल शुष्क प्रदेश। दूसरा जो मरुस्थल है रेगिस्तान है, दूसरा इसका भाग आता है वो आता है अर्ध शुष्क प्रदेश या राजस्थान बांगड़ दोस्तों। कहां पर है ये? 25 सेमी समवर्षा रेखा तथा 50 सेमी समवर्षा रेखा के मध्य राजस्थान बांगड़ या अर्ध शुष्क प्रदेश का विस्तार पाया जाता है दोस्तों। इस प्रदेश को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला भाग आता है हमारे वो आता है गग्गर का मैदान। देखिए गग्गर का मैदान कहां पर है? अर्ध शुष्क प्रदेश के जो अर्ध शुष्क प्रदेश है उसके उत्तरी भाग में स्थित, उत्तरी भाग हनुमानगढ़ गंगानगर। गग्गर का मैदान गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में विस्तृत है। गंगर नदी कहां पर बहती है वहां का मैदान। इस मैदान का निर्माण सरस्वती, ध्वजद्वती, चौतांग तथा गग्गर नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है, जिन पर वायु द्वारा उड़ाकर लाई गई रेत का क्या हो गया? जमा हो गया और क्या बन गया? गग्गर का मैदान बन गया दोस्तों। समझे? इस प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी है वो है गग्गर, जिसका नाम उपनाम है वो है मृत नदी दोस्तों। बारिश के दिनों में दिखाई देती है, उसके बाद विलुप्त हो जाती है दोस्तों। गग्गर नदी का जो पार्ट है उसको नाली कहा जाता है, क्योंकि हनुमानगढ़ के आगे जैसे निकलती है तो ये एक नाली का आकार ले लेती है। इसी वजह से इसका जो पार्ट है, इसका बहने का क्षेत्र है, उसको नाली कहते हैं। यह आ गया अर्ध शुष्क मैदान का पहला भाग। दूसरा भाग आता है शेखावाटी प्रदेश दोस्तों। देखिए यह अर्ध शुष्क प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। उत्तरी और पूर्वी भाग यानी शेखावाटी क्षेत्र मान लो ना, सीकर, चूरू, झुंझुनू, जिसका विस्तार चूरू, झुंझुनू तथा सीकर जिलों के अंदर पाया जाता है दोस्तों। शेखावाटी प्रदेश में धरातल के नीचे चूना की परत पाई जाती है। शेखावाटी प्रदेश है उसमें धरातल के नीचे चूने की परत है दोस्तों, इसलिए यहां कुआं खोदना आसान होता है। इन कुओं को स्थानीय भाषाओं में जोड़ या नाडा कहा जाता है। जोड़ या नाडा। यह एक आंतरिक अफवाह वाला क्षेत्र है। यह आंतरिक अफवाह वाला क्षेत्र है दोस्तों, कांतली नदी वाला क्षेत्र है। यह शेखावाटी प्रदेश में बरखान प्रकार के बालू के स्तूप पाए जाते हैं। बरखान वाले बालू का स्तूप है ना, वो शेखावाटी में मिलते हैं दोस्तों। यहां राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी अधिक पाया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में खेजड़ी आपको अधिक देखने को मिलेगा दोस्तों। आया समझ में? यहां से यह हो गया दूसरा भाग। अर्धशुष्क का तीसरा भाग आता है नागौरी उच्च भूमि दोस्तों। नागौर जिले में विस्तृत नागौरी उच्च भूमि खारे पानी की झीलों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कुचामन, नावा, डेगाना, डीडवाना आदि क्षेत्रों में खारे पानी की झीलों से नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है। तो जो नागौरी उच्च भूमि है वो अर्धशुष्क भाग में आती है मरुस्थल के, और वहां पर आपको खारे पानी की झीलें देखने को मिलेगी दोस्तों। यहीं पर स्थित है कुबड़ पट्टी दोस्तों। नागौर व अजमेर जिलों के भूगर्भिक जल में, नागौर और अजमेर दोनों सटे हुए जिले हैं और अजमेर में आता, अजमेर संभाग में आता है नागौर जिला। तो देखिए नागौर और अजमेर जिलों का जो भूगर्भिक जल है उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए यहां के निवासियों की हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं?
कुब्बड़ पट्टी कहा जाता है। सर्वाधिक फ्लोराइड युक्त जल नागौर के मकराना तहसील के आसरवा गांव का है दोस्तों। सर्वाधिक फ्लोराइड युक्त जल की अगर हम बात करते हैं तो वो मिलेगा मकराना, नागौर में मकराना तहसील, और मकराना जो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, वाइट सफेद संगमरमर के लिए, उसी तहसील का गांव है आसरवा दोस्तों। और चौथा जो प्रदेश आता है अर्धशुष्क का, वो है गोडवाड़ प्रदेश दोस्तों। ये लूनी व इसकी सहायक नदियों का अपवा क्षेत्र है। लूनी और इसकी सहायक नदियां, उसका अपवा क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश, जिसका विस्तार जोधपुर, पाली, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर और जालौर जिलों में पाया जाता है दोस्तों। गोडवाड़ प्रदेश का सबसे ऊंचा भाग है वो है जसवंतपुरा की पहाड़ियां। कौन सा है? जसवंतपुरा की पहाड़ियां दोस्तों। यह था आपके उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी या मरुस्थलीय प्रदेश दोस्तों। अब तीसरा जो भौतिक प्रदेश हमारा आता है वो आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 7% भाग पर, जो पठारी प्रदेश है वो राजस्थान के 7% भाग पर फैला हुआ है, जहां पर राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास करती है। 7% भाग पर फैला हुआ है और 11% जनसंख्या यहां पे निवास करती है दोस्तों। यह भारत के मालवा पठार का भी भाग है, भारत के मालवा पठार का भी भाग है, जिसमें राजस्थान में इसको हाड़ौती का पठार के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसको हाड़ौती का पठार हम कहते हैं दोस्तों। यह पठार बेसाल्टिक लावा से निर्मित पठार है, जो बेसाल्टिक लावा है उससे निर्मित है। यह जहां लावा निर्मित काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, और जो आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है ना, यहां पर काली मिट्टी दिखाई पड़ती है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। काली मिट्टी, काली मिट्टी कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। जो काली मिट्टी है वो कपास की जो फसल है उसके लिए उपयुक्त मिट्टी है दोस्तों, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह सीधा क्वेश्चन आ सकता है, रेगुड़ मिट्टी कहते हैं किसको? कहते हैं काली मिट्टी को दोस्तों। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी? कौन सी? काली मिट्टी, कपासी मिट्टी। इस पठार का विस्तार राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग जैसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ तथा चित्तौड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और चित्तौड़ के कुछ भागों में पाया जाता है। काली मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है, इसलिए यह शुष्क कृषि के लिए क्या होती है? उपयुक्त होती है दोस्तों। इस पठार की चट्टानें डक्कन सेल समूह से संबंधित है। जो आपका पठार है इसकी जो चट्टानें हैं वो कैसी है? डक्कन सेल समूह से जुड़ी हुई है दोस्तों। दक्षिणी पूर्वी पठार की चट्टानें डक्कन सेल समूह से संबंधित है दोस्तों। चलिए मित्र आगे, इसमें आता है विंध्यन कगार। ये इंपॉर्टेंट चीज है, और जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है इसमें से कोई डीपली क्वेश्चन नहीं बनता है। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के दक्षिण सीमावर्ती भाग में विंध्यन कगार का विस्तार पाया जाता है, जो अधिकांशतः बलुआ पत्थर के चट्टानों से निर्मित है। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर का जो दक्षिणी सीमावर्ती भाग है वहां पर विंध्यन कंगार का क्या है? विस्तार है, जो बलुआ पत्थर की चट्टानों से निर्मित है दोस्तों। यह कगार है जो चंबल तथा बनास नदियों के मध्य स्पष्टतः दिखाई देता है, जिसकी दिशा दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी है। यह है आपका विंध्यन कगार दोस्तों, और यह है आपका दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। चौथा जो हमारा प्रदेश आता है वो आता है पूर्वी मैदान दोस्तों। अरावली पर्वत तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के मध्य पूर्वी मैदान का विस्तार पाया जाता है। यह उदयपुर से लेकर आपको भरतपुर तक दिखाई देगा, एक पतले नुमा जो हमारा अरावली पर्वत है। इसके सारे उदयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, यहाँ पे दौसा, यहाँ पर यह अच्छी तरह फैला हुआ है दोस्तों। जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 23% भाग पर फैला हुआ है, विस्तृत है, जहां राजस्थान की 39% जनसंख्या
निवास करती है। मतलब 23% भाग पर राजस्थान की 39% जनसंख्या निवास करती है। इस मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के जमाव से हुआ है। जो पूर्वी मैदान है आपका, इसका जो निर्माण हुआ है वो जलोढ़ मिट्टी के द्वारा हुआ है। जलोढ़ मिट्टी होती है बहुत ही उपजाऊ दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए यहां जनसंख्या घनत्व क्या है, अधिक। 23% भाग पर 39% जनसंख्या, सर्वाधिक विस्तृत घनत्व यहीं पर है दोस्तों। पूर्वी मैदान में औसत वार्षिक वर्षा है वो 60 से 80 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। अब देखिए पूर्वी मैदान है, इसको हम निम्न भागों में बांट सकते हैं, जिनमें पहला भाग आता है वो आता है बनास का मैदान। कौन सा है आपके, बनास का मैदान दोस्तों। ये बनास एवं उसकी सहायक नदियां, बनास और उसकी सहायक नदियों का अफवाह क्षेत्र। देखिए राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, उत्तरी चित्तौड़ आदि जिलों में बनास का मैदान आपको दिखाई देगा। राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, उत्तरी चित्तौड़। बनास के मैदान के उत्तरी भाग को करौली मालपुरा का मैदान कहा जाता है। देखिए बनास का जो मैदान है उसका जो उत्तरी भाग है उसको कहते हैं करौली मालपुरा का मैदान, और जो दक्षिणी भाग है उसको कहते हैं मेवाड़ का मैदान। तो बनास के मैदान का उत्तरी भाग है वो करौली मालपुरा का, और जो दक्षिणी भाग है वो मेवाड़ का मैदान कहलाता है दोस्तों। वापस देख लीजिए, बनास के मैदान का उत्तरी भाग करौली मालपुरा का मैदान, दक्षिणी भाग मेवाड़ का मैदान दोस्तों। बनास के मैदान का पश्चिमी भाग सर्वाधिक ऊंचा है। पश्चिमी भाग है वो क्या है, ऊंचा है, जो टीलेनुमा संरचना के रूप में दिखाई देता है। इसे पिडमोंट मैदान कहा जाता है। बनास का मैदान है उसका जो पश्चिमी भाग है जहां पर अरावली आ जाती है तो वो क्या ऊंचा है, इसी वजह से इसको पिडमोंट मैदान कहा जाता है। ये राजसमंद जिले के में देवगढ़ के समीप है। पिडमोंट मैदान कहां पर है, राजसमंद जिले के देवगढ़ के समीप दोस्तों। आ गया समझ में, यह आ गया बनास का मैदान। पूर्वी भाग का दूसरा भाग आता है चंबल का मैदान दोस्तों। देखिए चंबल का मैदान, यह चंबल नदी का अफवाह क्षेत्र है। चंबल नदी का जो अफवाह क्षेत्र है वो चंबल का मैदान। देखिए चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी का सीमावर्ती भाग, सवाई माधोपुर, करौली तथा धौलपुर जिलों के अंदर चंबल का मैदान है वो विस्तृत है। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी का तो थोड़ा सा भाग आता है, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। चंबल नदी भारत में अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है। चंबल नदी अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है दोस्तों। इस अपर्दन के कारण ऊंची नीची जमीन का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अवनालिका अपर्दन के कारण ही ऊंची नीची जमीन का निर्माण हो जाता है। इसे उत्खात स्थलाकृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्खात स्थलाकृति। एवं इस क्षेत्र को बीड़ भूमि के नाम से, तो चंबल का जो मैदान है, चंबल के आसपास की भूमि बीड़ भूमि के नाम से जानी जाती है दोस्तों। अब एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है वो ये है, राजस्थान में बीड़ भूमि का विस्तार सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में पाया जाता है। राजस्थान में बीड़ भूमि है उसका विस्तार सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में पाया जाता है दोस्तों। यह था चंबल का मैदान। अगला जो मैदान आता है वो आता है माही का मैदान दोस्तों। माही का मैदान, यह माही तथा उसकी सहायक नदियों का अफवाह क्षेत्र है। माही का मैदान है ना, यह माही तथा उसकी जो सहायक नदियां हैं उनका अफवाह क्षेत्र है, जिसका विस्तार बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिलों के अंदर पाया जाता है दोस्तों। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य 56 नदी नालों अथवा 56 गांवों का समूह है को 56 का मैदान कहते हैं। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 या तो नदी नाले बोल दो या 56 गांवों का समूह बोल दो, उसी को कहते हैं 56 का मैदान। क्या कहते हैं, 56 का मैदान इसको कहा जाता है दोस्तों। आ गया समझ में यहां से। अब देखिए मित्रों, यहां पर थोड़ी सी नॉर्मल सी जानकारी है वो जुड़ी हुई है आपके पूर्वी मैदान से। वागवार, वागड़ या बांगड़, वागवार, वागड़ या बांगड़ किसको, कहां पर है ये,
बांसवाड़ा व डूंगरपुर का क्षेत्र वागवार, वागड़ या बांगड़ इसको कहते हैं। कांठल की अगर मैं बात करूं तो माही नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता है। माही नदी है, उसके किनारे पर स्थित होने के कारण जो प्रतापगढ़ का भूभाग है वो क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है दोस्तों। अब बचता वांगड़। वांगड़ कहते हैं शेखावाटी प्रदेश को। किसको कहते हैं? शेखावाटी प्रदेश को दोस्तों। तो मित्रों, आज की जो हमारी क्लास थी उस क्लास के अंदर जो हमने अध्ययन किया है वो अध्ययन किया है दोस्तों राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, और चौथा जो भाग है वो है पूर्वी मैदान दोस्तों। कैसी आपको ये क्लास लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।